नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के कौंधियारा में एनकाउंटर कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी उस्मान एनकाउंटर में मारा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उस्मान पर 50,000 का इनाम था। उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया है। आरोपी उस्मान एनकाउंटर में मारा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार आरोपियों की तलाश में जो है पुलिस लगी हुई है, एसटीएफ की टीम लगी हुई है और बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। जहां उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले का एनकाउंटर कर दिया गया है, तो उस्मान जिसने पहली गोली चलाई थी, सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई थी कि पहली गोली उमेश पाल पर चलाई थी उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। 50,000 रुपए का इनाम उस्मान के ऊपर रखा गया था। तो लगातार एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया है। दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है यहां पर। इससे पहले जो ड्राइवर था, जो कि गाड़ी चला रहा था, आरोपियों के साथ मौजूद था, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया था और अब उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। चलिए, क्या कुछ इस एनकाउंटर में खास रहा, किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, वो हम आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में ये दूसरा एनकाउंटर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एनकाउंटर में विजय और उस्मान चौधरी को मारा गया है और सीसीटीवी फुटेज में जैसा देखा गया था कि उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। तो ये तमाम जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी में पहली गोली चलाते हुए उस्मान देखा गया था, उसको कैप्चर कर लिया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उस्मान पर 50,000 का इनाम भी रखा था। उस्मान चौधरी अतीक गिरोह का शूटर था। जी हां, लगातार हम देख रहे थे कि एसटीएफ, यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। इससे पहले ड्राइवर का भी एनकाउंटर हुआ था। 27 फरवरी को अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर ले गया था। अरबाज वारदात के बाद वापस चकिया लेकर भी आया था। तो अरबाज का तो पहले एनकाउंटर हो गया था, लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिल गई है। उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। उस्मान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो ये हमने आपको बताया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर कि उस्मान का एनकाउंटर किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं यहां पर। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। उस्मान की लगातार तलाश थी पुलिस को। 50,000 का इनाम भी उसके ऊपर रखा हुआ था और पुलिस लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि बाकी के आरोपी कहां हैं। जी हां, ड्राइवर के एनकाउंटर के बाद लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। उस्मान का यहां पे एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पे कि एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो बड़ी कामयाबी यहां पर मिल गई है। दिनेश सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या लेटेस्ट अपडेट है? एनकाउंटर में मारा गया उस्मान। बिल्कुल रवीश, देखिए उस्मान पर 50,000 का इनाम था और सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में पहली गोली इसी शूटर ने चलाई थी, जो अतीक अहमद का बेहद करीबी और शूटर माना जाता है। उस्मान को विजय चौधरी के नाम से इसका सब जगह पूरे गैंग में नाम था। और बड़ी बात यह भी है कि एसटीएफ और प्रयागराज की पुलिस को इसको लंबे समय से तलाश भी चल रही थी। कई तरह की थ्योरीज दी जा रही थी कि बदमाश शूटर लगता है शायद देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं निकला और प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली हुई है। दूसरा ये एनकाउंटर हुआ है। तो इस तरीके से इस एनकाउंटर में उस्मान मारा गया। साथ ही साथ उसके साथ में एक और सिपाही है जिसका नाम नरेंद्र बताया जा रहा है, वो जख्मी हो गया है। उसको शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दिनेश, अगर आप एक्चुअल में जगह बताने की कोशिश करें, कैसे पुलिस को ये जानकारी मिली और जो प्लेस है जहां पे उसका एनकाउंटर हुआ, उसको अगर आप डिफाइन कर पाए तो। बिल्कुल, देखिए कौंधियारा जो जगह है वो प्रयागराज शहर से करीब 48 किलोमीटर दूर है। और उस इलाके में पुलिस को जो सूचना मिली थी कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड थे, उनके कॉल रिकॉर्ड टैक्स किए गए और उसके बाद वहां पर एसटीएफ की टीमें पहुंची हैं और आज सुबह ही उस्मान को मौके पर ढेर कर दिया गया। जी हाँ दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि उस्मान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था उस्मान, विजय चौधरी और उस्मान, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी, जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी उस वक्त की ये तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उस्मान को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ये अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो फ्रेम्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौधरी उर्फ उस्मान और ये अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर बताया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। जब उमेश पाल आए थे, कोर्ट से आए थे, उसी दौरान फायरिंग की गई थी। पहली फायर जिसने की गई थी बताया जा रहा है कि ये उस्मान ही था। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज की गई, फॉरेंसिक
जांच की गई सीसीटीवी फुटेज की तो सामने आया कि ये जो जिसने पहली गोली चलाई थी वो था उस्मान, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आप सीसीटीवी फुटेज पूरे देख सकते हैं। जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, ये आप देख सकते हैं, उमेश पाल की हत्या हुई थी। ये घर के आगे की तस्वीर है, ये आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से हमला किया गया। ये यहाँ पे गाड़ी से उतरे थे उमेश पाल और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ आरोपी बम भी फेंक रहे थे ताकि धुआं हो जाए, ताकि लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए। इसमें गनर्स की भी मौत हो गई और साथ ही साथ जो हमने आपको दिखाया तस्वीरें कि उस्मान, उसको आइडेंटिफाई किया था पुलिस ने कि वो उस्मान था, विजय चौधरी जिसका नाम था, उसने सबसे पहली गोली चलाई थी उमेश पाल पर और वो भी एनकाउंटर में अब ढेर हो गया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी जानकारी दी कि प्रयागराज, पहले ये माना जा रहा था कि कहीं ये जो आरोपी हैं ये प्रदेश छोड़ के चले तो नहीं गए, प्रयागराज छोड़ के चले तो नहीं गए, लेकिन प्रयागराज से 48 किलोमीटर दूर पे उस्मान को ढेर कर दिया गया, उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी मिली है यहां पर, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथों लगी है, दूसरे आरोपी को भी ढेर कर दिया गया है। तो लगातार हमने सीसीटीवी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से उस्मान ने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल पर, जिसके बाद उमेश पाल नीचे गिर गए थे, उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की थी। लेकिन यहां पर ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो ड्राइवर था उसका पहले एनकाउंटर किया जा चुका था, उसके बाद अब एक बड़ी कामयाबी हम पे मिली है, उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। उस्मान ने पहली गोली चलाई थी। तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिनेश सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक बड़ी कामयाबी से कहा जाएगा क्योंकि लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन जैसा पहले माना जा रहा था कि क्या ये प्रदेश छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी जो उस्मान का एनकाउंटर हुआ है इससे ये बात साबित हो गई कि प्रदेश को नहीं छोड़ा था, प्रयागराज को नहीं छोड़ा था, बल्कि 48 किलोमीटर दूर जाकर ही जो आरोपी था वो मिल गया। बिल्कुल, देखिए ये पुलिस के लिए राहत की बात है कि इस पूरे हत्याकांड में जो शूटर इस्तेमाल हुए हैं, जो लोग इस्तेमाल हुए हैं, वो देश के बाहर नहीं गए हैं। क्योंकि बात कही जा रही थी कहीं नेपाल तो नहीं, ये लोग रास्ते से चले गए। के अंदर, ये प्रदेश के अंदर है और प्रदेश के अंदर है तो जिस तरीके से पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी की है, उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो बाकी लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे या पुलिस के साथ कोई मुठभेड़ हो सकती है। तो ये पुलिस के लिए एक राहत की बात है। दिनेश, क्या उस्मान अकेले था या उसके साथ कुछ और साथी भी उसके मौजूद थे? देखिए, जो पुलिस के आला अफसर हैं इस मामले में बहुत ज्यादा मीडिया को जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 लोग थे सस्पेक्टेड, जिसमें से एक वो इस गैंग का आदमी था या नहीं था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दूसरा बंदा इसमें था जिसका नाम उस्मान और विजय चौधरी पुलिस बता रही है, उनका कहना है कि ये इसने भागने की कोशिश की, उसके बाद इसने आत्मरक्षा में फायर भी किया पुलिस के ऊपर। 2 फायर किए हैं, जिसमें से एक पुलिस का जो सिपाही है जिसका नाम नरेंद्र है वो भी जख्मी हो गया है, उसको सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। लेकिन उसी एनकाउंटर में पुलिस ने उस्मान को भी ढेर कर दिया। जी दिनेश, अगर सिलसिलेवार इस घटना को हम आपसे समझना चाहे, कितने बजे का वक्त था जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने एनकाउंटर किया उस्मान का? सिलसिलेवार तरीके से अगर आप डिफाइन कर पाए पूरे इवेंट को। देखिए, जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक करीब 6 बजे के आसपास का समय था। उस्मान के पौधियारा इलाके में होने की सूचना मिली, जो कि यहाँ से प्रयागराज शहर से करीब 48 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण इलाका है। उसके बाद चूंकि पहले से ही इनके नंबर और कॉल वगैरह ट्रैक की जा रही थी, उसके आधार पर एसटीएफ ने उनको घेरा। घेरने के बाद करीब एक सवा घंटे के आसपास दोनों के बीच में मुठभेड़ होती रही है। क्योंकि सुबह का समय था, लोगों को ये भी देखना था कि आसपास के ग्रामीण लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो। करीब 6:36 के आसपास जो सूत्र बताते हैं हमारे कि उसमें उस्मान मुठभेड़ में मारा गया है और उसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना भी मीडिया को दी है। जी दिनेश, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे थे, जो कि एरिया जहां पे कि एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया गया था, जो एरिया हम देख पा रहे थे वो कुछ खेतों का एरिया लग रहा था। क्या वो जगह है जहां पे कि एनकाउंटर किया गया? और क्या वहां पे आपकी अगर किसी आसपास के किसी ग्रामीण से कुछ बात हुई हो, फोन लाइन पर ही बात हुई हो, क्या वहां पे उनको पता लग चुका था कि यहाँ पे किसी अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है? देखिए, पुलिस अपने सूत्रों को कभी रिवील नहीं करती, जिस तरीके से पत्रकार अपने सूत्रों को रिवील नहीं करते। तो इस वजह से पुलिस अपने सूत्रों की जानकारी नहीं दे रही कि किस माध्यम से उनको जानकारी हुई। लेकिन ये जरूर कंफर्म कर रही है कि जो मारा गया वो शूटर उस्मान है, 50,000 का इनाम था और उसी ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दिनेश हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे उस्मान एनकाउंटर से जुड़ी। बढ़ते हैं आगे। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेटर की हार्ट अटैक से यहां पर मौत हो गई। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ी की मौत हो गई। गुजरात में 1 महीने में हार्ट अटैक से 8 मौतें हुई हैं और कुछ दिनों पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी, वो भी गुजरात से तस्वीरें आई थी। वहां पर भी एक क्रिकेटर बॉलिंग कर रहा था, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया था। तो क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर सियासी हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सियासी हमला किया है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मोदी सरकार में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भाजपा के आरोपों पर भी पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं। तो लगातार हमने देखा है कि वर्बल स्पैट जिसे कह सकते हैं, जुबानी जंग राहुल गांधी और एस जयशंकर के बीच चलती रहती है मीडिया के माध्यम से। कभी दोनों फ्रंट पे तो नहीं आए, लेकिन दोनों की मीडिया के माध्यम से जंग चलती रहती है। लगातार एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाए थे और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एस जयशंकर जो है वो चीन के खतरे को समझते ही नहीं है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, राहुल गांधी कह रहे हैं लंदन में जाकर। देश में मुख्य मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी। राहुल ने नाम लिए बिना जो है वो निशाना साधा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी निशाना साधा है राहुल गांधी ने। तो लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एस जयशंकर जो हैं वो चीन के खतरे को नहीं समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात नॉर्थ ईस्ट की करते हैं। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में नई सरकार का गठन होने वाला है। नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकारों के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेघालय में कॉनराड संगमा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जो कि पहले भी वहां मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड में नेफ्यू रियू लेंगे सीएम पद की शपथ, तो यहां पे कोई चेंज नजर नहीं आएगा। त्रिपुरा में भी माणिक शाह के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियू कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। रियू ने 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। अमित शाह को भी निमंत्रण दिया है, जेपी नड्डा को भी निमंत्रण दिया है। तो 3 राज्यों में सरकार बनने वाली है और सरकार 2 जगह 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, एक जगह 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो मेघालय में हम आपको बता दें, एनपीपी प्लस बीजेपी गठबंधन की सरकार है, सरकार बनेगी, गठबंधन है दोनों का। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। एनपीपी और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद एनपीपी ने समर्थन मांगा बीजेपी का, बीजेपी ने उनको समर्थन दे दिया। तो सरकार बन रही है। मेघालय की हम बात कर रहे हैं। यूडीपी और पीडीएफ को यहां पे 30 सीटें नहीं मिल पाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 और 8 मार्च को 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। चुनावी राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 7 और 8 मार्च को 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे शाह। चुनावी राज्यों के सीएम जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शिरकत करेंगे। तो असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह 7 और 8 मार्च को। और जैसा कि हमने आपको बताया कि नेफ्यू रियू जो कि नागालैंड के सीएम है, उन्होंने आमंत्रण दिया अमित शाह को कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो केंद्रीय गृह मंत्री। नॉर्थ ईस्ट भी जाएंगे। असम की बात की जाए, वहां के भी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध देखने को मिला है। सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है विपक्षी दल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध देखने को मिला है। सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है विपक्षी दल। पंचकुला में 1 मार्च को सरपंचों पर हुआ था लाठीचार्ज। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज राज्यपाल से मिलेंगे। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर उनको मांग पत्र सौंपेंगे। सरपंचों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग करेंगे। 4000 सरपंचों के खिलाफ पंचकुला में केस दर्ज है। 4000 सरपंचों के खिलाफ पंचकुला में केस दर्ज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम जो है वो आज राज्यपाल से मिलने वाले हैं। बंडारू दत्तात्रेय से मिलेंगे, उनको मांग पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना 5 दिनों के लिए खुल रहे हैं गोल्ड बॉन्ड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की गोल्ड बॉन्ड योजना से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब 5 दिनों के लिए गोल्ड बॉन्ड खुल रहे हैं। गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5611 रुपए प्रति ग्राम रखी गई है, यानी कि
56,110 रुपए का आपको एक कॉइन मिलेगा 10 ग्राम का। तो 6 से 10 मार्च के बीच निवेश का आपके पास मौका है। एसजीबी योजना में निवेश के लिए आज से आवेदन दिया जा सकता है। गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,611 रुपए है प्रति ग्राम। सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना की हम बात आपको बता रहे हैं। 5 दिनों के लिए खुल रहे हैं गोल्ड बॉन्ड। तो 6 से 10 मार्च के बीच निवेश का मौका है आपके पास। ये सुनहरा मौका है जिसमें आप गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं। 10 ग्राम का अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदेंगे तो 56,110 रुपए का आपको एक कॉइन मिलेगा, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 5,611 रुपए। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा में नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। सीडीएस, थल सेना और वायुसेना प्रमुख भी शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं को साथ लाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएनएस विक्रांत पर सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। सीडीएस, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख भी वहां पर शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों फोर्सेस के जो चीफ हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सीडीएस भी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं को साथ लाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा में नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। सीडीएस, थल सेना और वायुसेना प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं को साथ लाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा में नौसेना का सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सीडीएस, वायुसेना, थल सेना के प्रमुख भी वहां पे शामिल होंगे। आईएनएस विक्रांत पर यह सम्मेलन होने जा रहा है। बात अब डीयू की करते हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में होली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जामिया और बीएचयू के बाद जीयू में यह विवाद शुरू हुआ है। छात्रों को होली खेलने की नहीं दी गई है अनुमति और फैसले के विरोध में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को एबीवीपी ने पत्र भी लिख दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीयू में भी होली को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली खेलने की इजाजत नहीं दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले जामिया मिलिया में विवाद हो गया, बीएचयू में विवाद हुआ, जहां पे प्रशासन ने कहा था आप प्रांगण में होली नहीं खेल सकते हैं। फिर बाद में उनको अपने आदेश को वापस लेना पड़ा, जब कई दलों ने वहां पे आपत्ति जताई। और दिल्ली विश्वविद्यालय की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी होली खेलने की मनाही फिलहाल कर दी गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन एबीवीपी कह रहा है कि ये हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव है। अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। तो मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश के पैर पर गोली मार दी। आरोपी से 315 बोर का तमंचा और बाइक बरामद की गई है। 25,000 का इनामी है घायल बदमाश। तो पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाश का साथी मौके से फरार हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, वो जगह भी आप देख सकते हैं, पिस्तौल भी आप देख सकते हैं। ये तमंचा 315 बोर का। बदमाश का जो साथी है वो मौके से फरार हो गया, लेकिन बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद अब बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यूपी में होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कानपुर में 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। पाइपलाइन डालने को लेकर यह पथराव हुआ। 20 से 25 लोगों ने यह पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को भगा दिया। पुलिस ने 3 को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई जारी है। जमीनी विवाद को लेकर यह पथराव हुआ। तो कानपुर में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पाइपलाइन डालने को लेकर यह तमाम विवाद खड़ा हो गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पे कि कुछ लोग जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं।
हालांकि ये बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को ये लेकर ये पत्थरबाजी शुरू हुई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को भी आप देख सकते हैं, फिर पुलिस ने जो है स्थिति को नियंत्रण में कराया। अगली बड़ी खबर पंजाब से, अकाल तख्त सब कमेटी की बैठक आज होगी। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल को लेकर यह बैठक की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अकाल तख्त सब कमेटी की आज बैठक होगी। अमृतपाल को लेकर यह बैठक होने वाली है। श्री आनंदपुर साहिब में अकाल तख्त की यह बैठक होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मुद्दे पर यह चर्चा होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ में थाना घेरने का यह पूरा मामला है। अमृतपाल के नेतृत्व में अजनाला थाना घेरने का यह पूरा मामला है। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल को है जर। सब कमेटी अमृतपाल के खिलाफ सौंप सकती है रिपोर्ट। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमृतपाल के नेतृत्व में अजनाला थाना घेरने का यह पूरा मामला है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि वहां पे अमृतपाल के साथ तमाम उसके समर्थक पहुंच गए थे। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल के खिलाफ यहां पर चर्चा हो सकती है। सब कमेटी अमृतपाल के खिलाफ सौंप सकती है रिपोर्ट। पंजाब से अगली खबर है, जहां गैंगवार का मामला सामने आया है। भगवंत मान सरकार ने की है बड़ी कार्रवाई। सेंट्रल जेल के अधीक्षक सहित 5 गिरफ्तार कर लिए गए। 7 सेल जेल अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों पर गैंगस्टर के साथ मिलीभगत का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेंट्रल जेल के अधीक्षक सहित 5 गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 7 जेल अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो जेल में गैंगवार की जो तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद जो कैदी थे वो जश्न मनाते हुए भी वहां पे नजर आए थे। तो पंजाब के गोविंदवाल जेल गैंगवार का ये पूरा मामला है, जहां भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 जेल अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगवॉर हो गया था जेल के अंदर ही। सेंट्रल जेल के अधीक्षक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 जेल अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों पर गैंगस्टर के साथ मिलीभगत का आरोप है। यूपी के बलिया रेलवे पुलिस को सफलता मिली है, जहां बलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से 97 की संख्या में सुंदरी प्रजाति के कछुओं के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं रेलवे पुलिस बलिया के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि होली के त्यौहार को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए और वर्दी देखकर भागने लगे, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनके पास से बोरे और बैग मिले, जिसमें सुंदरी प्रजाति के 97 कछुए मिले। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो कछुओं को आजमगढ़ से खरीदकर पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।